वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी अपडेट्स। आज हम फिर आपके सामने हैं एक नया क्वेश्चन लेके। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा भी गया है, साइज रिडक्शन के बारे में। और इसके साथ साथ में इसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे बाल मिल का, क्योंकि ये 10 नंबर का या फिर 7 नंबर का हर साल पूछे जाने वाले में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि हर साल ही पूछा जाता है। और साथ ही में इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें जो मैकेनिज्म अप्लाई होता है उस मैकेनिज्म की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम बात करेंगे आज साइज रिडक्शन की। सबसे पहले तो साइज रिडक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हमें साइज रिडक्शन समझ में आना चाहिए कि साइज रिडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग क्या होता है इस चीज को समझते नहीं है, सिर्फ हम लोग रट लेते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि साइज रिडक्शन क्या है। साइज रिडक्शन दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो साइज, दूसरा रिडक्शन। दो टर्म्स है इसमें, पहला है साइज, दूसरा है रिडक्शन। तो साइज का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल डायमेंशन होता है, तो वैसे ही हमारा कोई सॉलिड मास है, कोई हमारा क्रिस्टल्स हैं, उनका भी क्या है, अपना एक फिजिकल डायमेंशन है। तो साइज इज नोन एज फिजिकल डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज, मतलब कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल डायमेंशन में आप चेंजेस कर दें, दैट इज नोन एज साइज रिडक्शन। तो कह सकते हैं कि इन साइज रिडक्शन बिगर साइज पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल। यहाँ मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। ये आपका लार्ज सॉलिड मास है, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब हम साइज रिड्यूस करते हैं तो ये तुरंत ही बिल्कुल फाइन पाउडर में नहीं कन्वर्ट होते हैं। पहले ये ब्रेक होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, फिर ये ब्रेक होते हैं कोर्स पार्टिकल्स में, फिर ये कन्वर्ट होते हैं फाइनली फाइनल प्रोडक्ट में, जिसको हम कह सकते हैं फाइन पार्टिकल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट साइज रिडक्शन। कि साइज रिडक्शन दो टर्म से मिलकर बना है, पहला साइज, दूसरा रिडक्शन। साइज मतलब कि फिजिकल डायमेंशन, और रिडक्शन मतलब कि चेंजेस या फिर डिक्रीज इन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आपका सॉलिड मास। ठीक है, उसके डायमेंशन में अगर चेंजेस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। साइज रिडक्शन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं किसको, डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिजिकल या फिर कह सकते हैं सॉलिड मास जो हमारा होने वाला है, हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो ड्रग्स हमारे दो सोर्सेस से अवेलेबल होती है। एक हमारा वेजिटेबल सोर्स होता है ड्रग का, एक हमारा केमिकल सोर्स होता है। तो दोनों ही सोर्सेस से ऑब्टेन की जाने वाली ड्रग का हमें अगर कोई फॉर्मुलेशन बनाना है या फिर कोई एक्सट्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले हमको उनको साइज रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होने वाली ड्रग्स होंगी तो उनको स्मॉलर पीसेस में कट करते हैं, फिर उनको ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद में उनको कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट करके फिर फाइनली हम फाइन पाउडर में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब उस फॉर्मुलेशन के उस हिसाब से हम साइज रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने फिर से उसी चीज को समझाने की कोशिश की है कि जो साइज रिड्यूस हो रहा है, बड़े ऑब्जेक्ट बड़े पार्टिकल्स से कन्वर्ट हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज साइज रिडक्शन। अब आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसके पीछे के कुछ रीजन होंगे, कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ इंपॉर्टेंस होगी साइज रिडक्शन के, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं फॉर्मुलेशन की, ड्रग्स बनाएंगे आप, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं। तो साइज अगर किसी चीज का रिड्यूस कर रहे हैं, दो सोर्सेज से आपको ड्रग अवेलेबल है, एक वेजिटेबल सोर्सेज, एक आपका केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में। तो इनका जब हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं या फिर कोई हम रिएक्शन कॉज कराते हैं, तो उसमें इनका साइज रिडक्शन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि पहला है इंक्रीज द सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। ठीक है, अगर आपका सॉलिड मास अगर उसका साइज रिड्यूस रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी आप जैसे सपोज कोई आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आप उसमें जो मेंस्ट्रुम यूज़ कर रहे हो, मेंस्ट्रुम के कांटेक्ट में आपके सारे पार्टिकल्स आएंगे और फिर वो उससे एक्सट्रैक्शन आप अच्छे से कर पाओगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया। दूसरा क्या है कि अगर जैसे कि मैंने इसमें पहले पॉइंट में ही आपको ये बता दिया था कि जैसे कोई आपका एपीआई है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, तो सपोज उसकी जो जड़ है या फिर उसका लीव है उसमें वो केमिकल उससे वो मिल रहा है, तो वो उस केमिकल को ऑब्टेन करने के लिए हमें उसको पहले साइज रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारा जो सॉल्वेंट है यानी कि जो मेंस्ट्रुम है जिसकी मदद से हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करा रहे हैं वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो सके। जितना ज़्यादा साइज रिड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, उतनी ही जल्दी से हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए भी साइज रिडक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और भी रीज़न है टू गेट यूनिफॉर्म पाउडर। यूनिफॉर्म पाउडर बनाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म पाउडर इसलिए भी चाहिए होता है ताकि जैसे अगर आपके सपोज आप टैबलेट बना रहे हैं और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं वो अलग अलग पार्टिकल साइज उनके अलग अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर जब मिक्सिंग करेंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए भी हम साइज यूज करते हैं। और इसके अलावा हम करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो सके। अब ड्रग हम बना रहे हैं बॉडी के लिए और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हो जाएगी, बायोलिटी बढ़ाएगी, तो ड्रग जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक उसका कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम साइज रिड्यूस करते हैं। और उसके अलावा हम करते हैं टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। जैसे कि कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होते हैं। सस्पेंशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं लिक्विड के अंदर, तो वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो सस्पेंशन बनाने के लिए भी साइज रिडक्शन की बहुत भूमिका रहती है कि साइज रिडक्शन किस साइज का कितना साइज उसका रिड्यूस करना रहता है और उस हिसाब से वो सस्पेंशन फॉर्म हो पाता है। इसके अलावा टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो उसमें भी ये साइज बहुत मैटर करता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन की। हम साइज रिडक्शन करते क्यों हैं, साइज रिडक्शन क्या था ये हम लोगों ने पहले पहले देख लिया। अब साइज रिडक्शन का करने के पीछे का उद्देश्य भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म अप्लाई होता है, कौन से मेथड अप्लाई होते हैं साइज को रिड्यूस कराने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मेथड है। पहला है कटिंग, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है इम्पैक्ट और चौथा है एट्रिशन और पांचवा है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जिसमें दोनों ही लगेंगे, इम्पैक्ट और एट्रिशन बोथ। तो ये जो कटिंग प्रोसेस है, कटिंग प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए कुछ आपकी मशीनें बनाई गई हैं। जैसे कि एक मशीन का नाम है कटर मिल। इस कटर मिल में जो कटिंग की प्रोसेस होती है वो शार्प ब्लेड्स की मदद से या फिर नाइफ्स की मदद से कराई जाती है। दूसरा मैकेनिज्म होता है साइज को रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन। कंप्रेशन में कंप्रेस किया जाता है, जैसे कि आपकी रोलर मिल, आपने बुलडोजर वगैरह देखा होगा, तो जैसे बुलडोजर रोड को बिल्कुल कंप्रेस कर देता है, वैसे ही रोलर मिल क्या करती है आपके जो पार्टिकल साइज हैं उनको कंप्रेस फोर्स की मदद से यानी कि क्रश कर देती है बाय अप्लाइंग द प्रेशर और उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हैमर मिल। आपने हैमर को देखा भी होगा, घरों में भी हैमर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो उसमें फोर्सफुली कुछ एक्सटर्नल आप एनर्जी अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और वो चीज़ वहीं से ब्रेक हो जाती है। तो हैमर मिल बनाई जाती है जिसमें क्रश क्रश किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के मदद से, और डिसइंटीग्रेटर भी इस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं एट्रिशन। एट्रिशन जो है उसका एक एग्जांपल है रोलर मिल, और यहाँ पे क्या होता है shear फोर्स अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कंबाइंड इम्पैक्ट और इटरेशन।
इसमें दोनों चीजें अप्लाई होंगी। एक तो क्रश बाय एक्सटर्नल फोर्स भी होगा और शेयर फोर्स भी अप्लाई होगा। और ये चीज जो होती है ये होती है बार मिल की मदद से। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं कि इम्पैक्ट अप्लाई कैसे किया जा रहा है। ये आपका पार्टिकल है और ये आपका फोर्स है जो उस पार्टिकल को क्या करेगा, इम्पैक्ट इसमें अप्लाई कराएगा और ये पार्टिकल आपका रिड्यूस हो जाएगा, इसका साइज। कंप्रेशन में ये दो अलग अलग दिशा में जाने वाले, सपोज करिए रोलर्स हैं, एक इस तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, और उसके बीच में जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कंप्रेस हो जा रहे हैं। ठीक है। और ये एट्रिशन है। एट्रिशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल की एजेस ब्रेक होती है, और जब एजेस ब्रेक होती है तो धीरे धीरे करके उसके एजेस तोड़ तोड़ के पार्टिकल का साइज धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जाते हैं। कटिंग में क्या होता है, कटिंग में शार्प नाइफ, शार्प ब्लेड की मदद से कटिंग के प्रोसेस को कराया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, तो आपको यही बताना है कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। और किस मशीन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो आप इसको प्रिंसिपल की तरह भी ले सकते हैं कि जैसे आप बाल मिल की बात करें तो बाल मिल में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन हो जाएगा। रोलर मिल में शेयर फोर्स अप्लाई हो, एट्रिशन एट्रिशन होगा, और या फिर कह सकते हैं शेयर फोर्स होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद भी रख सकते हैं कि किस मशीन में कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है और वो मशीन में क्या प्रिंसिपल भी अप्लाई होने वाला है। इसके आगे बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को। साइज रिडक्शन देखने में आसान लग रहा है कि हाँ, बस ऐसे ही तो करना है, इम्पैक्ट लगा देना है, एट्रिशन कर देना है और कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन अप्लाई कर देना, लेकिन इतना ही नहीं है। बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम मेडिसिन बनाने के लिए जो हमारे एक्सिपिएंट्स हैं या फिर हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका साइज रिड्यूस हम लोग कराने वाले हैं, तो उसमें कुछ मुश्किलें भी आती हैं। तो पहली मुश्किल है हार्डनेस, दूसरी है टफनेस, तीसरी है स्टिकनेस, चौथी है मटेरियल स्ट्रक्चर, पांचवी है मॉइस्चर कंटेंट, और छठवीं है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, सातवीं है प्योरिटी रिक्वायर्ड, आठ है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, नाइन्थ वन है रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज एंड बल्क डेंसिटी। तो ये जो 10 फैक्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इनको ध्यान में रख के ही हम सिलेक्शन करते हैं कि किस तरह के इंग्रेडिएंट का नेचर हमें इनसे पता चल जाता है, क्योंकि हम ये अगर फैक्टर्स हमें पता है तो हम इन इन फैक्टर्स को प्रॉब्लम ना बनने देने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, और फिर उसी के बाद में हम सिलेक्शन करते हैं कि किस मशीनरी के थ्रू हमको उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का, पर्टिकुलर एक्सिपिएंट का या फिर एपीआई को साइज रिडक्शन के लिए आगे प्रोसीड कराना है। इसके आगे हम बात करेंगे बाल मिल की। तो बाल मिल का जैसे कि मैंने प्रिंसिपल बताया है आप लोग को, एट्रिशन और इम्पैक्ट, ये प्रिंसिपल है हमारा बाल मिल का। तो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं कि एट्रिशन क्या होता है और इम्पैक्ट क्या होता है। कई बार ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं और साथ में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एट्रिशन होता क्या है और इम्पैक्ट क्या होता है। तो एट्रिशन की बात करें या फिर इम्पैक्ट की बात करें, तो इम्पैक्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका पार्टिकल है, पार्टिकल कभी भी बिल्कुल सर्कुलर शेप का नहीं होता है, उसका शेप हमेशा इरेगुलर होता है। तो जो भी हमारा पार्टिकल है, ठीक है, वो हमारा अनमेल्ड पार्टिकल है, इस तरह से कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब हम उसमें इम्पैक्ट को अप्लाई करेंगे, इम्पैक्ट चाहे हैमर मिल की मदद से अप्लाई करें, ठीक है, या फिर किसी और एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। तो हैमर मिल में जैसे हैमर लगे होते हैं, तो उससे हमने इम्पैक्ट को अप्लाई किया, सपोज हमने इम्पैक्ट अप्लाई कर दिया। इम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद में क्या है, ये जो फ्लॉज है पार्टिकल्स में, ये जो फ्लॉज, ये क्रैक्स जो दिख रहे हैं, हल्की हल्की दरारें दिख रही, ये क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट। तो फिर ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ये एक बार में नहीं बढ़ेगा, कई बार आप उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा बड़े होते जाएंगे, और जैसे ही क्रैक्स कंप्लीट हो जाएंगे
तो फर्दर क्या होगा कि ये स्मॉल पार्टिकल्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल क्लीवेज हो जाएगी पार्टिकल्स की, और वो स्मॉलर साइज में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लॉज डेवलप टू क्रैक, तो जो भी आपके पार्टिकल्स में ऑलरेडी फ्लॉज हैं, क्योंकि इरेगुलर शेप के आपके पार्टिकल्स होंगे, तो जो फ्लॉज हैं उन फ्लॉज को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट को अप्लाई करेंगे, और वो क्रैक्स को और ज़्यादा डीप करते जाएंगे, और वो क्रैक्स क्या कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, बड़े पार्टिकल्स को। तो उसी तरह से अब हम एट्रिशन की बात करें, एट्रिशन में क्या होता है कि जो एट्रिशन में जो एजेस है, जैसे ये एज है, ये एज है, जब इसमें कोई रगड़ लगती है, कोई फ्रिक्शन लगता है किसी भी चीज से, तो ये एजेस आपकी ब्रेक हो जाती हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। ठीक है, सपोज अगर हम बॉल मिल की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये बॉल है, ये आपकी बॉल है, और ये आपकी बॉल है, दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स के बीच में जो भी पार्टिकल आएगा, ठीक है, जो भी पार्टिकल आएगा, एक बॉल आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक बॉल आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों ही बॉल एक दूसरे के अपोजिट में जा रही है, रोटेट करें, लेकिन यहाँ पे बीच में आपके क्या आ गए, पार्टिकल्स आ गए। ये पार्टिकल्स आने की वजह से क्या हुआ कि इसकी एजेस में रगड़ लगी, इसके एजेस में रगड़ लगी, और फिर क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए स्मॉलर पार्टिकल्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये स्मॉलर पार्टिकल्स में आपके ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, तो जब भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायग्राम बना दीजिए और डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, बाल मिल की कंस्ट्रक्शन की। देखिए, अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, तो डायग्राम समझने के बाद में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाले हैं, उसका कंस्ट्रक्शन को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, डायग्राम आपको बनाने आ रहा है। डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम होंगे तो आप डायग्राम को पेन से बनाइएगा, पेंसिल से नहीं बनाइएगा, क्योंकि कॉपियाँ स्कैन होके चेक होती हैं और उसमें पेंसिल से बनाए हुए डायग्राम ठीक से दिखाई नहीं देते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ में कई बार। तो आप लोग पेन से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये क्या है, इसमें बॉल मिल का ये डायग्राम है, ये मिल है, तो ये क्या है, आपका मेटेलिक फ्रेम है, ये मेटेलिक फ्रेम है कुछ इस तरह से, और ये सिलेंड्रिकल शेप में है, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में है, अंदर की जगह खाली है, यहाँ पे एक लड लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन की मदद से क्या करते हैं हम, इसके अंदर बॉल्स को डालते हैं हम, और साथ साथ में उस इंग्रेडिएंट को डालते हैं जो इंग्रेडिएंट हमें इसमें साइज रिड्यूस कराना होता है, जिस भी इंग्रेडिएंट का हमें साइज रिड्यूस कराना होता है, जो भी सब्सटेंसेस है उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसमें स्टील की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर क्रोम की कोटिंग होती है, ये मेटालिक सिलेंडर होता है, मेटल का बना होता है, और ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये हमारा फीड है, फीड यानी कि जो वो सब्सटेंस जिसका हमें साइज को रिड्यूस कराना है। अब ये क्या है, ये अपनी ही एक्सेस में ये रोटेट करता है, रोटेशन का साइन है, ये इसी फ्रेम की मदद से इसी फ्रेम में फिट होके ये अपनी एक्सेस पे इसको रोटेट कराया जाता है। इसको रोटेशन कराने में हम लोग स्पीड का बहुत ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर स्पीड इसकी सही नहीं होगी, रोटेशन की ड्यूरेशन सही नहीं होगी, या स्पीड में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो हमारा साइज रिड्यूस नहीं होता है। तो यहाँ पे बॉल अभी बहुत खुश हो रही है, क्योंकि उनको क्या मिल गया है, मटेरियल मिल गया है, ताकि उसमें वो क्या कर सकेंगे, एट्रिशन अप्लाई कर सकेंगे और इम्पैक्ट अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे तो बॉल तो बहुत हैप्पी है। अब आपकी हैप्पी होने की बारी आ रही है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये आपको डायग्राम दिख गया, अभी कंस्ट्रक्शन लिखना भी होता है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया कि हॉलो सिलेंडर है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये कहाँ माउंटेड है, मेटालिक फ्रेम में माउंटेड है, तो इसी बात को आपने लिख दिया, विच इज माउंटेड ऑन अ मेटालिक फ्रेम। ठीक है, इन सच अ वे इट इज रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अपनी ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वो रोटेट हो सके, इस तरह से वो माउंटेड है, आपको डायग्राम में दिखाया। वैसे ही फिर उसके बाद में क्या मैंने बताया कि इसमें बॉल्स होती हैं,
तो सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स, इतनी बात आपने लिख दी। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है, जो बॉल मिल है, बॉल मिल का जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का 30 से 50% जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करने वाली बॉल्स है। तो इतना जगह तो ऑक्यूपाई किसने कर रखा है, बॉल्स ने कर रखा है। ठीक है, तो ये बात आपको उसमें लिख देनी है। फिर उसके बाद में एक चीज आपको ये भी बतानी है कि जो बॉल का वेट होता है वो कैसा है, कांस्टेंट वेट है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बॉल का वेट ज्यादा हो, किसी बॉल का वेट कम हो। ठीक है, तो जो बॉल का साइज होता है, इसमें डिफरेंट साइज की बॉल्स भी डाली जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मटेरियल के डायमीटर को कम करना चाहते हैं, सॉरी, किस तरह के फीड को आप साइज रिड्यूस कराना चाहते हैं, यानी कि कैसा सब्सटेंस आपने यूज किया साइज रिडक्शन के लिए, और साथ ही साथ में कि डायमीटर कितना है, मिल का डायमीटर कितना है, उसमें जगह कितनी है, उसके हिसाब से भी साइज डिपेंड करता है आपके बॉल्स का। ठीक है, उसके बाद में सिलेंडर्स एंड बॉल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जैसे कि मैंने बताया मेटालिक्स आपका सिलेंडर है, लेकिन स्टील की बॉल्स भी हैं। ठीक है, और लेकिन वो किससे लाइन रहते हैं, लाइन या फिर कह सकते हैं क्रोम रहती है विद द रबर और पोर्सिलिन, इसलिए ताकि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना होने पाए। कोई भी मटेरियल आप उसमें साइज रिड्यूस करने के लिए डाल रहे हैं तो वो कंटामिनेट ना होने पाए, इसके लिए उसमें रबर या फिर पोर्सिलिन की कोटिंग की गई होती है। इसके बाद में balls used in these mills are also made up of rubber और porcelain। ठीक है, तो इतनी बात आपको कंस्ट्रक्शन में लिख देनी है। जो आपने डायग्राम में देखा वही आपने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स के साथ में मेंशन कर देना है। और लिखने से आपको घबराना नहीं है, आप लोग लिखने से बहुत ही घबराते हैं, आप लोग ठीक से लिखते नहीं है। ज्यादा नहीं लिखना होता है, लेकिन सही चीजें लिखनी होती है। इसके बाद में बात करते हैं वर्किंग की। तो जैसे कि मैंने आपको जब डायग्राम दिखाया था तो आपको बोला था कि जब इसको रोटेट कराते हैं अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, तो उसमें स्पीड का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो जैसे यहाँ पे आप तीन तरह की स्पीड देख पा रहे हैं डायग्राम के थ्रू। पहली है लो स्पीड, दूसरी है हाई स्पीड और तीसरी है करेक्ट स्पीड। ठीक है, तो हम तीनों स्पीड के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है लो स्पीड, क्या होती है हाई स्पीड, क्या होती है करेक्ट स्पीड। तो जब भी हम ड्रग को ग्राउंड करने के लिए डालते हैं सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो सबसे पहले वर्किंग की बात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने लेड को खोला, यानी कि ढक्कन को खोलेंगे मशीन के, और उसमें बॉल्स को तो डाल ही रखा है, साथ में हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को डालेंगे, उस ड्रग को डालेंगे जिसको हमें ग्राइंडिंग करानी है, यानी कि जिसका मुझे साइज रिड्यूस कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको बताया स्पीड ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लो स्पीड में अगर उसको रोटेट कराएंगे मशीन को, ठीक है, तो बॉल्स क्या होंगी, स्लाइड, जैसे आप डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, स्लाइड हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर से धीरे से, या रोल ओवर ईच अदर कर जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब धीरे से ही स्लाइड करेंगी, धीरे से ही रोल करेंगी, तो ना यहाँ पे इम्पैक्ट अप्लाई हो पाएगा, ना ही यहाँ पे एट्रिशन अप्लाई होगा, ना ही यहाँ रगड़ लगेगी, और ना ही यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या होगा, आपका निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन होगा, यानी कि ना के बराबर होने वाला साइज रिड्यूस होगा। अगर हम बात करें हाई स्पीड की, अगर हम हाई स्पीड की बात करें, तो हाई स्पीड में जब हम इसको रोटेट कराएंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये रोटेट कर रही है मशीन, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जब ये रोटेट करेगी विद द हाई स्पीड, तो क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बॉल्स है वो जाके कहाँ चिपक गई है, एजेस पे। जो वॉल है आपकी मिल की, जो वॉल है, अंदरूनी दीवार है, वहां जाके ये पूरा चिपकी रहेंगी। और जब ये वहां पे चिपकी रहेंगी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो इंग्रेडिएंट है ना उस पे इम्पैक्ट अप्लाई होगा, ना उस पे एट्रेशन अप्लाई होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पूरे टाइम तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दीवार पे ही चिपकी रह जाएंगी बॉल, और यहाँ पे कोई भी ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि कोई भी साइज रिड्यूस नहीं होगा। अब बात करते हैं करेक्ट स्पीड। करेक्ट स्पीड वो स्पीड होती है जहां पे आपकी जो बॉल्स है 2/3 तक ऊपर जाए, 2/3 तक ऊपर जाएंगी, और फिर वहां से धीरे धीरे गिरना शुरू होंगी। स्लाइड भी होंगी, गिरेंगी। जब स्लाइड होंगी, एक दूसरे से रगड़ खाएंगी, तो रगड़ खाने के दौरान पे जो भी पार्टिकल उन दोनों बॉल्स के बीच में आएंगे, उनकी एजेस में ब्रेक होंगी, यानी कि वहां पे एट्रिशन अप्लाई होगा। और जब बॉल उस इंग्रेडिएंट के ऊपर गिरेगी, यानी कि उस ड्रग के ऊपर गिरेगी,
तो वहां पे इम्पैक्ट अप्लाई होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। So, by this way, maximum size reduction is affected and by impact of the particle between the balls and the adhesion when the balls slide and the edges of the particle get broken। वही चीज जो मैंने आपको हिंदी में बताई वही चीज आपको इंग्लिश में लिख देनी है कि जब बॉल एक दूसरे से स्लाइड होनी है तो एजेस उसकी ब्रेक होनी है और पार्टिकल आपका ब्रोकन हो जाना है, या फिर जब बॉल आपके पार्टिकल के ऊपर फॉल करेगी गिरेगी तो फिर क्या होगा, इम्पैक्ट अप्लाई होगा और वहां पे आपका फ्लॉज बढ़ेंगे पार्टिकल के, वो क्रैक्स में कन्वर्ट होंगे, क्रैक्स में कन्वर्ट होने के बाद में वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ बार्मेन। तो यहाँ पे क्या है कि एक आफ्टर सुटेबल टाइम आप क्या कर सकते हैं कि एक इसमें अगर इस मशीन में एक चेंजेस कर दिया जाए, एक चेंजेस ये किया जाए कि इसमें अगर एक सीव भी लगा दी जाए, यानी कि एक छन्नी लगा दी जाए, तो सीव लगा दी जाए तो इस मशीन को क्या कर सकते हैं कि आराम से इस मशीन को काफी देर तक हम चला करके इसमें से हम साइज को रिड्यूस कराते हुए ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हुए पार्ट जो हमें जिस भी साइज का हमें पार्टिकल चाहिए वो हम तुरंत तुरंत ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्लासीफायर या मशीन नहीं लगी है, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी मटेरियल हमने उसमें साइज रिड्यूस कराया उसको हम क्या करेंगे, सीव से पास करा लेंगे, उस नंबर वाली सीव से पास कराएंगे जिस साइज के आपको पार्टिकल्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप की बॉल्स, तो ये बॉल मिल में डिफरेंट शेप और डिफरेंट टाइप की बॉल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंड करता है किस तरह का आप साइज रिडक्शन कराना चाह रहे हैं और कितनी मशीन का साइज कितना बड़ा है। तो ये राउंड बॉल्स हैं, ये बैंडेड बॉल्स हैं, ये क्यूब शेप में बॉल है और ये सिलेंड्रिकल या फिर कह सकते हैं रॉड शेप की बॉल्स हैं। तो ये भी बॉल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि इस तरह की भी बॉल्स होती हैं, केवल आपकी राउंड शेप की बॉल नहीं होती है, ये भी आपके डिफरेंट टाइप की बॉल्स हैं जिनकी मदद से आप साइज को रिड्यूस कराते हैं इस मशीन में। अब यूजर्स की बात कर लें तो इस मशीन में क्या होता है, जो ब्रिटल ड्रग्स होती हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं फाइन पार्टिकल्स में, और इस मशीन की मदद से 100 से लेके या सबसे छोटा साइज जो इससे ऑब्टेन हो जाता है 5 mm का, या फिर इससे भी कम हम कई बार ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये इस तरह का साइज रिडक्शन अगर हमें कराना है इस साइज का, तो हम इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका जो भी मटेरियल है, जो भी ड्रग है वो ब्रिटल है, तो फिर हम उसकी ग्राइंडिंग इस मशीन में कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये जो मशीन है सुटेबल है वेट ग्राइंडिंग के लिए भी और ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी, और इससे हम प्रोड्यूस करा सकते हैं फाइन पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने शुरू में आपको डायग्राम में बताया था। और इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया ही वर्किंग के दौरान कि अगर इसमें सीव या फिर क्लासीफायर को अटैच कर ले तो कंटिन्यूसली हम इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उधर से आप पार्टिकल्स ऐड ऑन करते जाइए जो भी आपकी ग्राइंडिंग करानी है जिसकी भी, और साइज रिड्यूस होके छान छान के आपको नीचे मिलता जाएगा। और ये इस मिल को इंस्टॉल करने के लिए या फिर इसके ऑपरेशन में कोई भी कॉस्ट नहीं आती है, मतलब जो भी कॉस्ट आती है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। तो ये इस मशीन का एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरा अब हम इसकी बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो ये मशीन में बॉल्स है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, तो बॉल्स है और वो अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रोटेट करेगी, और मशीन कैसी मेटालिक है, तो इस मशीन को जब भी आप चलाएंगे तो थोड़ी सी आवाज आपको सुनाई देगी, तो थोड़ी मशीन नॉइजी है। और इसमें जो बॉल्स हैं, बॉल्स कई बार क्या है कि बॉल्स में आपका जो भी आप इसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं साइज रिड्यूस कराने के लिए, वो कई बार उसमें चिपका रह जाता है। ठीक है, तो वो चिपक जाता है, या तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप नया प्रोडक्ट उसमें डालते हो साइज रिड्यूस कराने के लिए, तो उस पुराने प्रोडक्ट की, पुराने इंग्रेडिएंट की इम्प्योरिटीज या फिर कह सकते हैं कुछ उसके पार्टिकल्स वो दूसरे इंग्रेडिएंट में चले जाते हैं, जिससे कि वो पार्टिकल आपका, वो प्रोडक्ट आपका कंटामिनेट हो सकता है। तो ये बेसिकली ये एक ड्रॉबैक है, ये एक डिसएडवांटेज है। तो दिस इज अबाउट द बाड़मेर। और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले में से क्वेश्चन में से एक है, बाड़मेर का वर्किंग प्रिंसिपल या फिर बाड़मेर
किस मैकेनिज्म पे चलती है, या एट्रिशन क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, साइज रिडक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप 10 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। जितना भी इसमें मैंने आपको दिखाया है आपके वीडियो में, जितना भी कंटेंट आपने देखा है, मेंशन किया है मैंने, जो भी लैंग्वेज मैंने यूज़ की, इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपका 7 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आप इतना लिख के आइए, आपको कहीं भी नंबर आपके कटने नहीं वाले। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई और भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।